नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तालिबान की वापसी से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के सुधार की सारी गुंजाइश हो चुकी है खत्म। पीओके में बढ़ी है आतंकियों की सरगर्मी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तालिबान के आने पर क्या सोच रहे हैं कश्मीरी। मन टटोलने के लिए 70 मंत्रियों को भेज रहे हैं पीएम मोदी कश्मीर। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव में बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी सरकार। योगी के मंत्री का दावा, हमारे सामने कोई मुख्य विपक्षी नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सर्वे में पीएम मोदी ने विश्व के प्रमुख नेताओं को पछाड़ते हुए हासिल किया शीर्ष स्थान। और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि भूख से मरने को तैयार है पाकिस्तान, लेकिन भारत से अनाज नहीं खरीदेगा। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तालिबान की वापसी से भारत और पाकिस्तान रिश्तों में सुधार की गुंजाइश हो रही है खत्म। पीओके में बढ़ी आतंकवादियों की सरगर्मी। जी हां दोस्तों, सीमा पार सीज फायर की सहमति बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की जो गुंजाइश बनी थी वो अब खत्म होती प्रतीत हो रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो क्षेत्रीय व वैश्विक हालात बने हैं उसमें पाकिस्तान के भारत विरोधी रवैये के और बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। अब नए सिरे से पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न सिर्फ कश्मीर को हवा देने की भरपूर कोशिश होगी, बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने की कोशिशों में भी इजाफा हो सकता है। अफगानिस्तान में बदलाव के बाद पूरा वैश्विक माहौल इस तरह का बना हुआ है कि पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। पिछले एक पखवाड़े में देखा जाए तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात की। तो दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान के आने से अब पाकिस्तान और भारत के बीच में और ज़्यादा बढ़ जाएगी टक्कर। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भरोसा है कि सीमा पर तैनात हमारे जवान सभी चुनौतियों को पार करने में सक्षम हैं और मुस्तैद हैं, तो दोस्तों वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में सैल्यूट इंडियन आर्मी लिख सकते हैं। रुक करते हैं की बड़ी खबर की तरफ। तालिबान के आने पर क्या सोच रहे हैं कश्मीरी, इस बात को जानने के लिए और कश्मीरियों के मन टटोलने के लिए 70 मंत्रियों को भेज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर को लेकर किस तरह आगे बढ़ा जाए, इस दिशा में केंद्र सरकार ने अहम पहल की है। केंद्रीय मंत्रियों की अलग अलग टीमें वहां के दौरे पर जाएंगी। ये टीमें जनता से बात करेंगी, अपनी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी देंगी और उनका मन भांपने की कोशिश करेंगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को मजबूती मिलने की आशंकाओं के बीच ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तालिबान के एक नेता ने एक दिन पहले ही कहा कि वो कश्मीर से मुसलमानों की आवाज उठाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार 9 हफ्तों तक चलने वाली इस कार्यक्रम में करीब 70 मंत्री हिस्सा लेंगे। वहीं संविधान के अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद केंद्र सरकार की वहां की जनता से सीधे मिलने की ये दूसरी कवायद होगी। पिछले साल 18 से 24 जनवरी के बीच 36 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था। खबर है कि 10 सितंबर से केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू हो जाएंगे। जनता से मुलाकात के अलावा मंत्री प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं के लोगों से भी मिलेंगे। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं 70 से ज्यादा मंत्री पीएम मोदी और इसका लक्ष्य होगा कि कश्मीरियों को मन को टटोला जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को 350 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद और कोई नहीं है मुख्य विपक्षी दल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी और ये दावा सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया है। उन्होंने एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के आने के बाद कहा कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, जब दोबारा सर्वे होंगे तब भाजपा उसमें 350 से ज्यादा सीटें जीतती दिखेगी। हमारी और केंद्र सरकार की जो कार्य योजना थी उनसे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है, हम सीधे उनसे जुड़ रहे हैं। कोरोना काल हो या फिर चाहे सामान्य परिस्थितियां हो, केवल बीजेपी के कार्यकर्ता ही बूथ से प्रदर्शन तक सभी लोगों को साथ लेकर काम करता रहा है। और अभी 4.5 साल बीते हैं,
पर अगले सर्वे में हम 350 से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे और अगले सर्वे में हम 350 के आंकड़े को पार करते नजर आएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सपा की जो स्थिति सर्वे में दिख रही है वो चुनाव नजदीक आते आते बदतर हो जाएगी। 48 से 50 सीटों पर आकर सिमट जाएगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी सभी जाति धर्म को लेकर आगे बढ़ती है। इसी बीच शनिवार को बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने न्यूज़ 24 पर एक डिबेट में बताया कि 300 से ज़्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि फिर से उत्तर प्रदेश में लहराएगा भगवा? अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। चुनावी सर्वे की माने तो अगर आज यूपी में चुनाव हों तो बीजेपी को 250 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की झोली में 109 सीटें आ रही हैं और मायावती के बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के पाले में 12 से 16 ही सीटें जाने के आसार हैं। वहीं कांग्रेस को 3 से 7 सीटें ही उन्हीं से संतोष करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पसंदीदा सीएम के मामले में सर्वे में योगी आदित्यनाथ को सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी पहली पसंद मानी है। तो दोस्तों, फिर से बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सर्वे में पीएम मोदी ने विश्व के प्रमुख नेताओं को पछाड़ते हुए हासिल किया शीर्ष स्थान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुमोदन रेटिंग में तमाम विश्व के नेताओं को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। मोदी ने जिन नेताओं को पीछे छोड़ा उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। सभी वयस्कों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार पीएम मोदी को 70% की एक स्टेलर अनुमोदन रेटिंग मिली है, जबकि मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज को 64% के साथ दूसरी स्थान पर वो आए हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर के नेताओं को पछाड़ दिया है पीएम मोदी ने और सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और इसमें अमेरिका को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक सेवा में पीएम मोदी के 2 दशकों को चिन्हित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को शामिल करते हुए 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान की योजना बना रखी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भूख से मर जाएगा पाकिस्तान लेकिन भारत से अनाज नहीं खरीदेगा। जी है दोस्तों, पाकिस्तान फिर से करने जा रहा है एक और मूर्खता। अपने घमंड में इसी तरह पाकिस्तान चूर रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भुखमरी के कागार पर पहुंच जाएगा। हालांकि भुखमरी के कागार पर तो वो काफ़ी पहले ही पहुंच चुका है। वो तो गनीमत है कि चीन उस पर मेहरबान है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर उसे कब तक चीन की मेहरबानी नसीब होती रहेगी। वहीं ड्रैगन कितना चतुर और चालाक है इससे तो हर कोई वाकिफ ही है। अब ऐसे में कहीं चीन की इस चतुराई की कीमत पाकिस्तान को न चुकानी पड़ जाए, क्योंकि ड्रैगन यूज़ एंड थ्रो वाले सिद्धांतों पर चलने वाले में से एक है। लेकिन ये बात कहाँ पाकिस्तान को पल्ले पड़ने वाली है, वो तो बस चीन की सरपरस्ती में खुद को 30 मार खां समझ रहा है। इसीलिए तो कर्ज के सैलाब में सराबोर होने के बावजूद भी पाकिस्तान दूसरे देशों से महंगी कीमतों पर गेहूं और शक्कर खरीदने को तैयार है, लेकिन भारत से उसे कम कीमत पर खरीदना मंजूर नहीं है। और ये इस बात को बयां करने के लिए काफ़ी है कि आज पूरी दुनिया में भारतीय किसानों का डंका बज रहा है। बड़े बड़े देश इस बात को कबूल चुके हैं कि भारतीय किसानों में दम है। ब्राज़ील, रूस, पश्चिम एशिया के ना जाने कितने ही देश आज चीनी और गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत का मुंह ताक रहे हैं, लेकिन अपना भारत भी महान है। इतिहास गवाह रहा है कि कोई अगर हमारे लिए पसीना बहाता है तो हम उसके लिए खून बहाने वाले में से हैं। लिहाजा भारत किसी को भी निराश नहीं कर रहा है। हर देश को पारस्परिक कटुता और वैमनस्य को भुलाकर उन्हें गेहूं और शक्कर उपलब्ध करा रहा है, लेकिन अपने घमंड में चूर पाकिस्तान की हिमाकत तो देखिए कि उसने ऊंची कीमत पर दूसरे देशों से गेहूं और चीनी लेना उसे मंजूर है, लेकिन उसे भारत से लेना मंजूर नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तानी कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें शामिल हुए मंत्री 1.1 लाख टन गेहूं के आयात के लिए 26,000 प्रति टन के हिसाब से पैसे चुकाने पर मंजूर हो गए, मगर वहीं उससे कम कीमत पर भारत से गेहूं और चीनी लेने में उसे गुरेज है। तो दोस्तों, क्या है इसका कारण? क्या बड़ा भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान?
या फिर भूखे मर जाएगा और भारत से अनाज नहीं खरीदेगा। इस नीति पे चल रहा है पाकिस्तान। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम में कार्बी एंगलोंग समझौता हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एक बेहद ऐतिहासिक कदम है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में 5 विद्रोही समूहों के साथ त्रिपक्षीय कार्बी एंगलोंग पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद अमित शाह ने कहा कि आज असम में ऐतिहासिक कार्बी एंगलोंग समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद गृह मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि ऐतिहासिक कार्बी एंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार दशकों पुराने संकट को हल करने के साथ साथ असम में शांति बनाए रखने और क्षेत्रीय अखंडता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कार्बी शांति समझौता असम के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, धारा 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार ने कर दिखाया एक और कारनामा और अब असम में भी शांति बहाल होगी। बता दें कि कार्बी असम के एक प्रमुख जातीय समूह हैं और ये दशकों से कई गुटों में बटा हुआ है। यह समूह 1980 के दशक से जातीय हिंसा, हत्याओं, अपहरण और लोगों से टैक्स वसूली के काम के लिए जाना जाता है और इस समझौते के बाद 5 से ज़्यादा संगठन के 1000 से अधिक उग्रवादी हथियारों को त्याग कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र और असम सरकार उनके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। यहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये मोदी सरकार की नीति रही है कि हम अपने द्वारा किए गए वादों के अपने कार्यकाल में ही पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि असम सरकार कार्बी के विकास के लिए अगले 5 साल में 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मैं 5 संगठनों और असम के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधियों को आश्वासन देता हूं कि हम कार्बी एंगलोंग क्षेत्र में लंबे समय तक शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर समझौते में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, असम को भरोसा दिलाया है यहाँ पर गृह मंत्री ने और कार्बी एंगलोंग समझौता सफल हो चुका है, जिससे असम में शांति बहाल होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को 5 करोड़ पोस्ट कार्ड और होर्डिंग से कहेंगे धन्यवाद। बीजेपी का 20 दिवसीय मेगा इवेंट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से सेवा और समर्पण अभियान चलाने का फैसला किया है। यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। गौरतलब है कि मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और इस साल 7 अक्टूबर को वो निर्वाचित प्रमुख के रूप में लगातार 20 वर्ष पूरे कर लेंगे। बीजेपी के अनुसार ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन्हें जनसेवा का ये अवसर मिला है। बीजेपी ने इस सेवा और समर्पण अभियान के लिए कई कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। पार्टी की योजना 20 दिवसीय समारोह के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर स्वच्छता और रक्तदान अभियान और कई कार्यक्रम आयोजित करने की है। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने इसके लिए सभी राज्य इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देश भर के भाजपा बूथों से प्रधानमंत्री को उनके प्रयासों के लिए बधाई देने के लिए 5 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे, क्योंकि पार्टी के सदस्य खुद को सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए पार्टी की सभी राज्य इकाइयों को निर्देश जारी किया है। बीजेपी के सभी प्रदेश और जिला कार्यालयों पर पीएम मोदी के व्यक्तित्व व कृतित्व को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ नमो ऐप पर वर्चुअल प्रदर्शनी होगी, जिसमें पीएम मोदी के बारे में बताया जाएगा। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित करने को कहा गया है तथा जिला मुख्यालयों पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित होंगे। गरीब बस्तियों, अनाथालयों, अस्पताल और वृद्धाश्रमों में फलों का वितरण करने को कहा गया है। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन बैग का वितरण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो राशन केंद्रों पर जाएं और लाभार्थियों का वीडियो बनाकर पीएम मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। रक्तदान शिविर आयोजित करने और प्लास्टिक मुक्त भारत के प्रति जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। इसी तरह टीकाकरण केंद्रों पर जाकर लोगों को जागरूक करने तथा टीका लगवाने वालों का प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने का
वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा गया है। देश के सभी बूथों से प्रधानमंत्री को गरीब कल्याण व सेवा कार्यों के लिए आभार के रूप में 5 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजकर बधाई व अभिनंदन करने को भी कहा गया है। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और बीजेपी के मुताबिक पीएम मोदी अंत्योदय के उनके सपने को साकार कर रहे हैं। इसीलिए उस दिन प्रत्येक बूथ पर गरीबों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर स्वच्छता के कार्यक्रम हो तथा खादी के उपयोग को बढ़ावा देने का कार्यक्रम हो। गरीबों को मुफ्त अनाज देने व मुफ्त टीकाकरण के लिए हर मंडल में पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये बड़ी योजना बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सड़कों पर वाहनों के पों चोचों से मिलेगी मुक्ति, हॉर्न मारने पर सुनाई देगी बांसुरी और वायलिन की धुन, सरकार ला रही है नए नियम। जी हाँ दोस्तों, सुबह जब आप घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं तो सड़क पर वाहनों के हॉर्न से परेशान हो जाते होंगे। सड़क पर आगे गाड़ियों की कतार और पीछे से आते वाहनों की पों सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। वाहनों के हॉर्न की आवाज़ इतना इरिटेट करती है कि कई बार तो ट्रैफिक सिग्नल पर इसी वजह से लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। ज़्यादातर वाहन चालक मानकों का ख्याल नहीं रखते और प्रतिबंधित क्षेत्र में भी हॉर्न मारते रहते हैं। ऐसा कर वो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। कानों में चुभने वाली हॉर्न की आवाज़ें हमें बहुत चुभती है। हम सोचते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है, हमारे सरकार कुछ करती क्यों नहीं। अगर आप भी सड़कों पर वाहनों के हॉर्न से परेशान हैं तो आपके लिए एक उम्मीद भरी खबर है। खबर ये है कि केंद्र सरकार गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी में है। अपने काम को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हॉर्न की आवाज़ को इरिटेटिंग से सुखद बनाने के लिए नए नियम पर काम कर रहे हैं। खुद नितिन गडकरी ने नए नियम को लेकर मंत्रालय की तैयारी के बारे में जानकारी शेयर की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक जल्द ही आपको गाड़ियों के हॉर्न की कर्कश आवाज़ से मुक्ति मिल जाएगी। वाहनों के हॉर्न की कष्टदायी आवाज़ को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उसके मंत्रालय के अधिकारी कारों के हॉर्न की आवाज़। पीएम मोदी इस महीने जा सकते हैं अमेरिका, बाइडेन से होगी मुलाकात, एजेंडे में है चीन और अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने यानी सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमेरिका दौरे पर जाने की उम्मीद है। सरकार के टॉप सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री सितंबर के आखिरी सप्ताह में वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का दौरा कर सकते हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला अमेरिकी दौरा होगा। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगर अब तक की चर्चा के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री मोदी 22 से 27 सितंबर के बीच अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये पहली फेस टू फेस मुलाकात होगी। इससे पहले ये दोनों नेता कम से कम 3 बार वर्चुअल समिट में मुलाकात कर चुके हैं और मार्च में क्वाड समिट, अप्रैल में क्लाइमेट चेंज समिट और इस साल जून में G7 समिट के दौरान ये दो नेता वर्चुअली मिल चुके हैं। जून में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री ब्रिटेन की यात्रा पर जाने वाले थे, मगर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से उन्हें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप बाइडेन और मोदी की मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों, अब पहली बार ऐसा होगा जब अमेरिका बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी और चीन और अफगानिस्तान रहेंगे एजेंडे पर। रुक करते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ। 7 सितंबर को 5 सौगात देंगे पीएम मोदी, छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा इसका लाभ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षकों के योगदान का सम्मान करने के लिए मनाए जा रहे शिक्षक पर्व के दौरान शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 5 पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक कदम और आगे ले जाने के लिए देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती यानी शिक्षक दिवस 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व 2021 के तौर पर मना रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के पैसों के जाल में फंसने जा रहा है तालिबान, बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की फिराक में है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजशीर में तालिबान को कड़ी चुनौती मिल रही है, लेकिन उसकी आतंकी साख पर बट्टा न लगे, इसलिए तालिबान लगातार प्रोपेगेंडा
कर रहा है कि वहां वो बढ़त हासिल कर चुका है, यानी हो कुछ और रहा है और तालिबान बता कुछ और रहा है। ऐसा सिर्फ पंजशीर को लेकर नहीं बल्कि कई चीज़ों में देखने को मिल रहा है, जिसमें तालिबान एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में खुद के बदल जाने का दम भरता है, लेकिन पठान लैंड पर उसके लड़ाके उसका उल्टा करते दिखाई देते हैं। ऐसी ही आज एक और तस्वीर सामने आई है। काबुल और कांधार में लगी होर्डिंग्स के जरिए तालिबान दिखा रहा है, बता रहा है कि शासन आय का स्रोत नहीं है बल्कि लोगों की सेवा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी ओर ये तालिबान पैसे के लिए चीन के जाल में फंसने जा रहा है। क्या है चीन की साजिश और कैसे तालिबान उसका मोहरा बन रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान 2 दशक पुरानी तबाही और बदहाली के दौर में दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही उस ड्रैगन की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है, जिसकी रगों में मतलब परस्ती और मुनाफाखोरी का लहू बहता है। चीन ने अफगानिस्तान के जख्मों को नासूर बनाकर अपनी तिजोरी भरने की तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में उसे पैसे फेंक कर तालिबान का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कवायद चीन ने शुरू कर दी है। दरअसल तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के तमाम फॉरेन फंड्स को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने फ्रीज कर दिया है। चीन इस मौके का फायदा उठाता दिख रहा है और उसने तालिबान को फंड्स देने का फैसला कर दिया है। तो दोस्तों, चीन की चाल में फंसने वाला है तालिबान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। खेमकरन सेक्टर में घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोन, एक को बीएसएफ ने मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अपनी नापाक कोशिशें नहीं रोक रहा है। पंजाब में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ हुई है। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर से एक साथ 2 ड्रोन दिखाए गए और खेमकरन क्षेत्र में 2 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। बीएसएफ के जवान ने फायरिंग कर एक ड्रोन को मार गिराया। पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ के जवानों ने करीब 50 राउंड फायर किए। सर्च अभियान में बीएसएफ के जवानों के साथ पंजाब पुलिस के जवान भी जुटे हुए हैं। बीती रात को ही बीएसएफ को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ या ड्रोन भेजने की हरकत हो सकती है। इसके बाद पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। शनिवार को सुबह के समय राजो के पोस्ट के पास सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से एक साथ 2 ड्रोन भारतीय सीमा में घुसते देखे गए। आसपास के ग्रामीण भी रात में ही चौकस थे और उन्होंने बीएसएफ के जवानों को इसके बारे में तुरंत सूचना भी दे दी। तो दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और फिर उसने ड्रोन को भारत भेजा है, लेकिन भारत की सेना है मुस्तैद और बीएसएफ ने भेजे गए 2 ड्रोन में से एक को मार भी गिराया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले सेना की साहस के लिए आप वीडियो को लाइक और कमेंट में सैल्यूट जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान की हर चाल पर होगी नजर। देश के पहले न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज की होगी तैनाती। जी हाँ दोस्तों, भारत जल्द ही देश के पहले लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइल व हवाई हमलों की निगरानी वाले जहाज आईएनएस ध्रुव की तैनाती करने जा रहा है। ये स्पेशल रिसर्च शिप दुश्मन के मिसाइल को ट्रैक करने के साथ ही पृथ्वी की निचली कक्ष में सैटेलाइट की निगरानी भी करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में 10 सितंबर को इसे आईएनएस ध्रुव के रूप में कमीशन किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता के लिए बीजेपी अध्यक्ष ने दिया लोगों को धन्यवाद। कहा 24,000 किलोमीटर की दूरी में 5,000 कार्यक्रम हुए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्थन और आशीर्वाद के लिए देश के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए नवनियुक्ति 39 मंत्रियों की 15 अगस्त को शुरू हुई इस यात्रा में देश के कोने कोने से लोगों का प्यार मिला। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 14 दिन तक चले इस जन आशीर्वाद यात्रा में 24,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई और 5,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित हुए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की सफलता का पूरा श्रेय देश की जनता को जाता है। शनिवार को नड्डा ने ट्विटर पर लिखा कि जन आशीर्वाद यात्रा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपार समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए देश की जनता का हमारा करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से आभार। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का बड़ा बयान। बोले लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव है, बिना कानून व्यवस्था नहीं हो सकता है सफल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को सम्मानित किया। मणिपुर सरकार ने मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। शाह ने कहा कि आज़ादी के पहले से लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव बन रहा है और बिना कानून व्यवस्था के ये सफल नहीं हो सकता है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव है। अगर कोई कहता है कि लोकतंत्र 15 अगस्त 1947 के बाद या फिर 1950 में संविधान अपनाने के बाद ही आया तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि पहले भी गांव में पंच परमेश्वर हुआ करते थे। हजारों साल पहले द्वारका में यादवों का गणतंत्र था, बिहार में गणतंत्र भी था। इसीलिए लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम पुलिस करती है। पूरे सरकारी तंत्र में सबसे कठिन काम अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है तो वो पुलिस के मित्रों का है। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था हो वो अपने क्षेत्र के अंदर 51 साल तक अपनी प्रासंगिकता को बना सकता है और बनाए रखता है तो उसका मतलब है कि उसके कामों में प्रासंगिकता और दम दोनों है। तो दोस्तों आपको बता दें, समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 75 सालों में देश में 35,000 पुलिस के जवानों ने बलिदान दिया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मारक की रचना की जो बताता है कि पुलिस 35,000 बलिदानों के साथ देश की। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।